Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को देखेंगे, पहचानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए ये एक नए विषय के रूप में सामने प्रस्तुत होगा, क्योंकि इससे पहले पाठ्य पुस्तक या कहें कि पढ़ाई के संदर्भ में यह आपके सिलेबस में या आपके कोर्स में नहीं आया था, लेकिन जीवन के हर पहलू में जहाँ पे भी हम व्यवहार करना शुरू करते हैं, हम अनुभव करना शुरू करते हैं किसका? दूसरों के व्यवहारों का, तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की उत्पत्ति वहीं से शुरू हो जाती है। यह एक बहुत ही मजेदार और या कहें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो कि हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे समाज से संबंधित है, हमारे हर सुख दुख अनुभव भाव सभी से संबंधित है। जब हम किसी भी चीज का सुखद अनुभूति करते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है? हमें अच्छा अनुभव होता है। जब हम किसी चीज के विषय में जब हमारे अनुकूल वो नहीं होता है यानी प्रतिकूल होता है, तो हम कैसा अनुभव करते हैं? दुख का, विरक्ति का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से ये अनुभूति और उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा व्यवहार, इन दोनों का संबंध मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का संबंध हमारे जीवन से, हमारे समाज से, हमारे वातावरण से, हमारे कार्यकलापों से, हर चीज से संबंधित है। और यदि इन सब चीजों से संबंधित विषय का हम गहराई से अध्ययन करें, उसे समझें, तो हमारे जीवन को सफल बनाने में यह विषय काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आज के विश्व में ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं की तुलना में मनोविज्ञान विकास की उच्चतम सीढ़ी पर दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी उपयोगिता आज प्राणी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सिद्ध कर चुका है। कला हो या साहित्य, शिक्षा हो या व्यवसाय, अपराध हो या कानून, कल कारखाने हो या सैनिक संगठन, स्वास्थ्य हो या पर्यावरण आदि के साथ साथ विभिन्न आत्म से संबंधित विभिन्न अदृश्य क्रियाओं का भी अध्ययन यह शाखा करने लगा है, जिसे पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। आजकल इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कोई प्राणी किसी परिस्थिति में क्या करता है, वह जो व्यवहार या कार्य करता है कैसे करता है, तथा वह कोई व्यवहार या कार्य क्यों करता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करना मनोविज्ञान का मुख्य कार्य है। ये तो हुआ मनोविज्ञान। अगर हम इसे अभी के संदर्भ में देखें तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी includes the study of conscious and unconscious phenomena as well as feeling and thoughts. It is an academic discipline of immense scope. Psychologists seek an understanding of the emergent properties of brain and all the variety of phenomena linked
to those emergent properties, joining this way to the broader neuroscientific group of researchers. As a social science, it aims to understand individuals and groups by establishing general principles and researching specific cases. Okay? तो इसके संदर्भ में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है, यानी इसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसका आता है यूनिट 1 में फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाएं, मन एवं व्यवहार की समझ, मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान की शाखाएं, अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के तथ्य, मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएं, कार्यरत मनोवैज्ञानिक और दैनिक जीवन में मनोविज्ञान, भारत में मनोविज्ञान का विकास। The unit seeks to develop understanding and appreciation of psychology as a discipline, its evolution, its application, and its relationship with other sciences through appropriate and interesting example and analysis of everyday experience. What is psychology? Popular notion about discipline of psychology, understanding mind and behavior, evolution of psychology, branches of psychology, theme of research and application, psychology and other discipline, psychologist at work, psychology in everyday life, development of psychology in India. Okay? यूनिट 2 में यानी अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान में जांच की विधियां। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य, मनोवैज्ञानिक आंकड़ों की प्रवृत्ति, मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण विधियां, जिसके में प्रेक्षण विधि आएगा, प्रयोगात्मक विधि, सहसंबंधात्मक अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, केस अध्ययन, आंकड़ों का विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सीमाएं, नैतिक मुद्दे। ठीक है। यूनिट 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। The objective of this unit is discuss methods of inquiry for collecting psychological data, goals of psychological inquiry, nature of psychological data, some important methods like observational, experimental, correlational, survey, psychological testing, case study, analysis of data, limitation of psychological inquiry, ethical issue. ओके। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे यानी अध्याय 3 में हम लोग पढ़ेंगे मानव व्यवहार के आधार, जिसमें विकासवादी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे जैविक आधार, जिसमें जैविकीय एवं सांस्कृतिक मूल यानी व्यवहार के जैविकीय आधार को हम पढ़ेंगे, जिसमें तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य तथा व्यवहार और अनुभव के साथ उनके संबंध, मस्तिष्क और व्यवहार, आनुवंशिकता, जीन एवं व्यवहार, सांस्कृतिक आधार, व्यवहार का सामाजिक सांस्कृतिक निरूपण, सामाजिकरण, परसंस्कृतिकरण आदि पढ़ेंगे। ठीक है। यूनिट 3 द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। The unit will focus on the role of biological and socio-cultural factors in the shaping of human behavior. Evolutionary perspective, biological basis. In this, biological and cultural roots,
biology of behavior, structure of function of nervous system and endocrine system, relationship of nervous system and endocrine system with behavior and experiences, brain and behavior, heredity, genes and behavior, culture basis, socio-culture shaping of behavior. For example, family, community, faith, gender, caste, disability, etc. Then socialization, inculturation and acculturation. Okay. Next, unit 4, human development. This unit deals with variation of development and developmental tasks during the lifespan, meaning of development, factors influencing development, context of development, overview of developmental stages, infancy, childhood, challenge of adolescence, adulthood and old age. यूनिट 4 यानी अध्याय 4 में हम मानव विकास को पढ़ेंगे, जिसमें विकास का अर्थ हम समझेंगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास का संदर्भ, विकासात्मक अवस्थाओं की समग्र दृष्टि, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की चुनौतियां, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आदि पढ़ेंगे. ओके. यूनिट 5. In this unit, we see sensory, attentional and perceptual processes. This unit aims at understanding how various sensory stimuli are received, attended to and given meaning. Knowing the world, nature and varieties of stimulus, sense modalities, adaptation, attentional process, selective and sustained attention. Perceptual processes. The perceiver, principle of perceptual organization. After image, perception of space, depth and distance. Perceptual constancies, illusion, sociocultural influence on perception. अध्याय 5 में हम लोग संवेदी, अवधानिक एवं प्रात्यक्षिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जगत का ज्ञान, उद्दीपन का स्वरूप एवं विविधता, संवेदन प्रकारताएं, चाक्षुष संवेदना, श्रवण संवेदना, अवधानिक प्रक्रियाएं, जिसमें चयनात्मक अवधान, संग्रहित अवधान, प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं, प्रत्यक्षण के प्रक्रमण उपागम, प्रत्यक्षणकर्ता, प्रात्यक्षिक संगठन के सिद्धांत, स्थान, गहनता तथा दूरी प्रत्यक्षण, प्रात्यक्षिक स्थैर्य, भ्रम, प्रत्यक्षण पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन करेंगे. नेक्स्ट, यूनिट 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 में शिक्षण यानी लर्निंग. शिक्षण, जिसे अधिगम भी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अधिगम का स्वरूप, अधिगम के प्रतिमान, प्राचीन अनुबंधन के निर्धारण, क्रियाप्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन, क्रियाप्रसूत अनुबंधन के निर्धारक, प्रमुख अधिगम प्रक्रियाएं, प्रेक्षणात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम आदि पढ़ेंगे. अधिगम अंतरण, अधिगम को सुगम बनाने वाले कारक, अधिगमकर्ता, अधिगम शैलियां, अधिगम आवश्यकताएं, अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग, इन सबों का अध्ययन हम लोग यूनिट 6 में करेंगे. Unit 6, Learning. This unit focuses on how one acquires new behavior and how change in behavior take place. Nature of learning,
paradigm of learning, classical and operant conditioning, observational learning, cognitive learning, verbal learning, concept learning, skill learning, factor facilitating learning, transfer of learning, the learner, learning style, learning disability, application of learning principle. Next, Unit 7, Human Memory. This unit deals with how information is received, stored, retrieved, and lost. It will also discuss how memory can be improved, nature of memory, information processing approaches, level of processing, memory system, sensory memory, short-term memory, long-term memory. ओके अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे मानव स्मृति, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्मृति का स्वरूप, जिसमें सूचना प्रक्रमण उपागम के अवस्था मॉडल, स्मृति तंत्र, जिसमें संवेदी अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृतियों का अध्ययन करेंगे, प्रक्रमण स्तर, जिसमें दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार, घोषणात्मक एवं प्रक्रिया मूलक, घटनात्मक एवं आर्थिक, स्मृति में ज्ञान का संगठन एवं प्रतिनिधान, स्मृति निर्माण, स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में, विस्मरण के स्वरूप एवं कारण, चिन्ह ह्रास, अवरोध एवं पुनरुद्धार की असफलता के कारण, स्मृति वृद्धि, प्रतिमाओं के उपयोग से स्मृति सहायक संकेत, संगठन के उपयोग से स्मृति सहायक संकेत आदि को पढ़ेंगे। ओके। Representation and organization in memory, memory as constructive process, nature and causes of forgetting, enhancing memory. Okay, the next unit is Unit 7, Unit 8. In this unit we learn thinking. In this unit deals with thinking and related processes like reasoning, problem solving, decision making, and creative thinking. The relationship between thought and language will also be discussed. Nature of thinking, thought and language, development of language and language use. Reasoning, problem solving, decision making, nature and process of creative thinking, developing creative thinking. ओके। अध्याय 8 में हम लोग पढ़ेंगे भाषा एवं चिंतन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चिंतन का स्वरूप, चिंतन के आधारभूत तत्व, चिंतन की प्रक्रिया, समस्या समाधान, तर्क, निर्णयन, सृजनात्मक चिंतन का स्वरूप एवं प्रक्रिया, सृजनात्मक चिंतन के उपाय, विचार एवं भाषण, भाषा एवं भाषा के उपयोग का विकास। अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा एवं संवेग। अभिप्रेरणा का स्वरूप, अभिप्रेरकों के प्रकार, जैविक अभिप्रेरक, मनोसामाजिक अभिप्रेरक, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, संवेगों का स्वरूप, संवेगों के शरीर क्रियात्मक आधार, संवेगों के संज्ञानात्मक आधार, संवेगों के सांस्कृतिक आधार, संवेगों की अभिव्यक्ति, संस्कृति एवं संवेगात्मक अभिव्यक्ति, संस्कृति एवं संवेगों का नामांकन, निषेधात्मक संवेगों का प्रबंधन, विध्यात्मक संवेगों में वृद्धि। In Unit 9, Motivation and Emotion, this unit focuses on why human beings behave as they do. It also deals with how people experiences positive and negative events and respond to them. Nature of motivation, biological motives, social and psychological motives. Achievement, affiliation and power, Maslow's hierarchy of need, nature of human emotion, physiological, cognitive and cultural basis of emotion.
expression of emotion, enhancing positive emotion, that is happiness, optimistic, etc. Meaning negative emotion, for example anger, fear, etc. Okay. थ्योरी के अलावा हम लोग को 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी पढ़ना पड़ता है। प्रैक्टिकल में हम कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं और कुछ प्रैक्टिकल करते हैं जो कि रिलेटेड रहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे, लर्निंग पे, मेमोरी पे, मोटिवेशन, परसेप्शन, अटेंशन और थिंकिंग पे। ओके। प्रैक्टिकल्स, in practicals, project, experiment, small studies, etc. The students shall be required to undertake one project and conduct 3 practical. The project would involve the use of different methods of inquiry and related skill. Practicals would involve undertaking experiments and conducting small studies, exercises related to the topic covered in the course, like human development, learning, memory, motivation, perception, attention, thinking. ओके, तो हम लोग आज ये देखें कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए, पढ़ाई उसकी कंप्लीट करने के लिए सिलेबस को जानना सबसे जरूरी होता है। सिलेबस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी सब्जेक्ट को समझने में, पकड़ने में और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करने में, क्योंकि सिलेबस एक सीमा रेखा तय करती है कि हमें कहाँ तक और कितना पढ़ना है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस को सबसे पहले ध्यान पूर्वक देखना होगा, समझना होगा, फिर हम उस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, उसमें अपनी पकड़ को मजबूती से बढ़ा पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू।